हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं अपने खुद के चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं। कोई शख्स जो जॉब कर रहा है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ देख सकता है या उसे इस्तेमाल कर सकता है ये देखने के लिए कि वो नौकरी पाएगा या प्रमोशन पाएगा या ग्रोथ। अगर टाइम्स खराब है तो वो ये भी चेक कर सकता है कि इंसान कंपनी में बना रहेगा या नहीं, क्या टाइम इतना बुरा है कि उसे जाने को कह दिया जाएगा वगैरह। जब आपका करियर हो तो कोई जो पढ़ाई देख रहा है वो एजुकेशन देखेगा। क्या मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाऊंगा, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा और एमबीए कर पाऊंगा, और बस। तो हम एस्ट्रोलॉजी को मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में देखते हैं। हालांकि बहुत बार हम एस्ट्रोलॉजी को या तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिंदगी के एक लिमिटेड इलाके के लिए। एक शख्स जो जॉब कर रहा है, एक बार जब उसे अच्छी और पक्की नौकरी मिल जाती है तो हो सकता है वो रोज के बेसिस या महीने के बेसिस पर एस्ट्रोलॉजी को इतना न देखे कि चीजें उसके लिए कैसे बदल रही है, लेकिन 1-2 साल बाद एस्ट्रोलॉजी को देख सकता है जब वो प्रमोशन लेने वाला होता है। फिर वो चेक करेगा कि क्या मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स मुझे ग्रोथ देंगे या नहीं, क्या वो मुझे प्रमोट करेंगे या नहीं। तो टाइम टू टाइम इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि जब इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है तो वो अपनी जॉब में कुछ हद तक सुरक्षित होता है, लेकिन जब आप उन लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल टॉप पर होते हैं, जो खुद मालिक होते हैं, जो निवेशक होते हैं और जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों को संभालते हैं, रोज के सेल्स के आंकड़े, बॉटम लाइन, उनके लिए लगभग रोज के ऑपरेशंस मायने रखते हैं। वो बिजनेस कैसे चलाते हैं, कभी कभी एक बुरा दिन उन्हें सालों पीछे ले जा सकता है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, अखबार में एक बुरी खबर जो इमेज तोड़ दे उन्हें सालों पीछे ले जा सकती है, क्योंकि फिर क्या होता है कि ब्रांड की पूरी इमेज प्रभावित हो जाती है। लोग उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते। मुझे याद है शायद कुछ साल पहले बाजार में मैगी नूडल्स को लेके कुछ खबर आई थी कि उनके मिक्स में हानिकारक चीजें हो सकती हैं जो तन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर हमने देखा कि मैगी नूडल्स के बहुत सारे पैकेट्स शेल्फ से हटा दिए गए, तबाह कर दिए गए और यहां तक के फेंक भी दिए गए, और लोगों ने मैगी खरीदने से परहेज किया। और फिर मैगी को आना पड़ा कंपनी, मेरे ख्याल से नेस्ले वो प्रोडक्ट बनाती है मैगी नूडल्स, उन्हें आना पड़ा और बड़ा अभियान चलाना पड़ा कि वो कैसे और सख्त क्वालिटी चेक कर रहे हैं और सब कुछ। और उन्हें बहुत सारे महीने लग गए इससे पहले कि वो फिर से पटरी पर आए, और उस टाइम ने उनके मुकाबले वालों कंपेटिटर्स को जगह दे दी, जिन्होंने फिर अपने प्रोडक्ट्स में बहुत सारा जोर और पैसा लगाया ताकि वो उस जगह पर कब्जा कर सकें जो थोड़ी देर के लिए मैगी ने खाली छोड़ दी थी। तो जो लोग ये बुरी खबर सुन के मैगी को छोड़ने पर आमादा हो गए थे, वो फौरन दूसरे प्रोडक्ट्स पर आ गए, और कुछ लोगों को वो स्वाद पसंद आया और फिर वो उन्हीं के साथ लगे रहे। तो मैगी का लगभग 15 से 20% मार्केट कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। और अगर आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देखें जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये या कह सकते हैं सैकड़ों मिलियन डॉलर का कारोबार, वो बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को तबादला या दे दिया गया, तो बिजनेस वालों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लगभग रोज के मामलों को, रोज के मैनेजमेंट को देखें, और तो और किसी को और हाथों हाथ हैंड्स ऑन रहना होता है। सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन के बिजनेस पर हाथ रखना होता है। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ कैसे मिक्स में आती है? हाँ, क्योंकि यहाँ हम दिन प्रतिदिन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और तो और कंपनी के चलाने के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ ग्रहों के प्लेसमेंट्स, उनके ट्रांजिट्स, वो सब, और दशाएं और राजयोग और दोष सब मिलकर इस बात में योगदान करते हैं कि कैसे कोई कंपनी किसी इलाके में बहुत अच्छा कर सकती है या कैसे किसी दूसरे इलाके में नीचे धकेल दी जा सकती है। कोई कंपनी मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा प्रमोशन कर सकती है, फिर भी सेल्स नहीं आते। या कंपनी एक अच्छा ब्रांड हो सकती है, कंपनी बहुत बहुत अच्छा कर रही हो सकती है, हालांकि हर थोड़ी देर बाद
वो अपनी मार्केट रिसर्च में गलती करते नजर आते हैं, नए प्रोडक्ट्स में गलती करते नजर आते हैं। सुना है A383 ड्रीमलाइनर के बारे में, वो बड़ा ही विशाल एयरक्राफ्ट, और वो अब कहाँ जा रहा है? क्योंकि ये बोइंग की एक नाकाम कहानी है, ज्यादातर कंपनी का एक नाकाम प्रोडक्ट। ये इसलिए क्योंकि बहुत दफा आप अपने कारोबार के किसी इलाके को मजबूत नहीं कर पाते, और हो सकता है आप उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और वो और भी जरूरी हो जाता है जब आपके ग्रहों के प्लेसमेंट्स जो उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं भी आपको नीचे खींच रहे होते हैं और आप देख नहीं पा रहे होते। उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में कारोबारों को देखने में, एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से कारोबारों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, और दूसरे उन लोगों के लिए जो अपना खुद का कारोबार चला रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, ग्रहों का प्लेसमेंट बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो कोई पहले से ही कंपनी के कारोबार में है। मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है कैसे मुहूर्तों का इस्तेमाल करें। आप वो वीडियो देख सकते हैं ये देखने के लिए कि आप किसी मुहूर्त का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कब और कैसे टाइम इस्तेमाल करें, और नई कंपनियों को कैसे रजिस्टर करें और उनके साथ कैसे आएं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी बनाने या रजिस्टर करने के लिए क्या ज्यादा सही मुहूर्त हो सकता है। तो अगर आपके पास अपने खुद के संस्थान की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो है ही, या अगर आप किसी ऐसे शख्स का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जानते हैं जिसका कारोबार है, या आपके परिवार या दोस्तों में लोग हैं जिनका डाटा आप देखना चाहें, आपकी कंपनी कब रजिस्टर हुई वगैरह, तो आप ये ज्यादा गहराई से देख पाएंगे कि क्यों कंपनी के कुछ इलाके अच्छा कर रहे हैं और कुछ इलाके अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो ग्रहों के प्लेसमेंट्स पर बेस है। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि कारोबार कैसे मुख्तलिफ ग्रहों से प्रभावित होते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों को जाहिर करते हैं, जो कारोबार के मुख्तलिफ इलाकों के कारक हैं। वो इस तरह से थोड़े अलग हैं जैसे हम लोगों के चार्ट देखते हैं, लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, क्योंकि लोगों की घरेलू जिंदगी हो सकती है, लोगों के जीवन साथी के साथ रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन कंपनियों का किसी एक शख्स से रिश्ता नहीं होता। कंपनी की कोई घरेलू जिंदगी नहीं होती, लोगों की अपनी घरेलू जिंदगी हो सकती है। कंपनी का लोगों के साथ रिश्ता होता है, और कंपनी की अंदरूनी संस्कृति इस पर निर्भर करती है कि उनकी कर्मचारी नीति, एम्प्लॉय पॉलिसी कैसी है। तो ये दो अलग चीजें हैं। तो किसी कंपनी के मामले ज्यादातर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा देखे जाते हैं, न कि निजी एस्ट्रोलॉजी से, जहां ग्रहों के कारक थोड़े अलग हैं, बहुत अलग नहीं, लेकिन जिस तरह से आप उन्हें देखते हो थोड़े अलग है। तो चलिए आज इसमें कूदते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्रह कैसे कारोबार के मुख्तलिफ इलाकों के कारक बनते हैं, वो उन इलाकों को कैसे जाहिर करते हैं, और कैसे उन पर फोकस करने और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से कामयाबी या बड़ी नाकामी के बीच फर्क पड़ सकता है। तो चलिए पहले सूरज से शुरू करते हैं, क्योंकि सूरज कंपनी की इमेज को दिखाता है। कंपनी को कैसा देखा जाता है, लोग कंपनी के सर्विस और प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं, आमतौर पर लोग कंपनी को कैसे देखते हैं। मिसाल के तौर पर नाइकी हम जानते हैं एक स्पोर्ट्स कंपनी या स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी है, क्योंकि नाइकी खुद को उसी तरह पेश करती है। उसका टैगलाइन भी जस्ट डू इट है, और उसके इश्तिहार, एडवर्टिजमेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं, सबके सब स्पोर्ट्स वालों और स्पोर्ट्स गतिविधियों के इर्द गिर्द है। लेकिन क्या नाइकी के प्रोडक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स वाले इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है नहीं। दरअसल हम में से बहुत से 80 से 90% उसके प्रोडक्ट्स आम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां हम अपनी जिंदगी के कुछ इलाकों के लिए नाइकी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर हम नाइकी के स्पोर्ट्स जूते खरीद सकते हैं और हम उन्हीं जूतों से क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, शायद फुटबॉल खेलें, शायद बैडमिंटन, बाहर की गतिविधियों के लिए जाएं, शायद उन्हीं जूतों से जॉगिंग करें। तो हमारे पास फिर एक मल्टीपर्पस जूता होता है, हालांकि हम खुद को स्पोर्ट्स वाला नहीं कहते, और उनके बहुत से प्रोडक्ट्स लोग दूसरे इलाकों में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उनका स्विमवेयर सिर्फ एथलीट या तैराक ही नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि रोजमर्रा के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तैरने जाना है, लेकिन मैं नाइकी का स्विमवेयर पहनना चाहता हूं तैरने जाने के लिए, तो उन प्रोडक्ट्स में से बहुत सारे आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन धारणा कंपनी की ब्रांड छवि ज्यादा स्पोर्ट्स कंपनी वाली है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी एक बहुत खिलाड़ी स्पोर्टी शख्स के रूप में देखे जाना चाहते हैं जो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है और दूसरों से एथलेटिक दिखना चाहता है, तो हो सकता है आप उन प्रोडक्ट्स में शामिल हों। तो सूरज कंपनी के ब्रांड इमेज को दिखाता है। कंपनी को कैसे देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विस को लोग कैसे देखते हैं, और इस वजह से कंपनी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सूरज का प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाता है। सूरज कहाँ है, सूरज किस राशि में है, और उसके हिसाब से जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो मुहूर्त भी उसी के हिसाब से चुनना चाहिए, क्योंकि सूरज हर महीने एक राशि से गुजरता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हथियार आर्मामेंट्स बनाने के कारोबार में कुछ कर रहे हैं तो तुला राशि में सूरज उस समय अच्छा विचार नहीं होगा जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो रही हो। अगर सूरज तुला राशि में है तो वो तुला में नीच डेबिलिटेड हो जाता है, तो ये अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तब आपकी इमेज और धारणा किसी ऐसे शख्स की नहीं होगी जो उच्च कोटि के प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो उनका इस्तेमाल करने वाली सेना को बचा सके या उनके हथियारों को खुलकर चलने में मदद कर सके ताकि वो हमला भी कर सके और युद्ध भी जीत सके। तब वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। हालांकि मेष राशि में सूरज एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। सूरज सिंह राशि में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि तब उसे वो अतिरिक्त एनर्जी मिलती है और धारणा ये होती है कि ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। हालांकि अगर आप कोई फ्रेंडशिप ऐप चला रहे हैं या डेटिंग सर्विस चला रहे हैं या आप कोई सर्विस चला रहे हैं जहां आप कपल्स को काउंसलिंग कर रहे हैं या कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट जहां मरीज के साथ निजी रिश्ता बहुत अहम है, तो सूरज का तुला में रहना मेष की बजाय बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि तब रिश्ता बहुत अहम हो जाता है। तो हाँ, सूरज का तुला में नीच होना बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सूरज का तुला में होना, तुला मतलब सूरज उस इलाके को रोशन कर रहा है। तो हाँ, क्योंकि तुला रिश्ते के लिए होती है, तो जो भी शख्स वो सर्विस दे रहा है, मानसिक रोग विशेषज्ञ या कोई सीईओ जो उस कंपनी को चला रहा है, उसकी धारणा और कंपनी की धारणा किसी ऐसे शख्स की होगी जो क्लाइंट्स के साथ रिश्ते को, मरीजों के साथ रिश्ते को बहुत अहमियत देता है। मिसाल के तौर पर तो सूरज का एक खास भाव में होना भी अहम है। तो सर्विस में सूरज का छठे भाव में होना ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अब आप सर्विस दे रहे हो। अगर आप जानवरों से जुड़ी सर्विस वेटरनरी सर्विसेज दे रहे हो तो सूरज का छठे भाव में होना ज्यादा अहम होगा, क्योंकि तब आप उस इलाके को रोशन करते हो, जानवरों की सर्विस को भी। लेकिन अगर आप ब्रोकिंग में हो या लोगों की दौलत संभालने में मदद कर रहे हो तो सूरज का छठे भाव में होना बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि सूरज का 5वें भाव में होना ज्यादा अहम हो सकता है। सूरज का 11वें भाव में होना भी अच्छा हो सकता है। तो देखना पड़ता है, क्योंकि सूरज कंपनी की इमेज के बारे में है, कंपनी के बारे में, धारणा के बारे में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस को दूसरे कैसे देखते हैं, और इसलिए सूरज किस राशि में और किस भाव में है ये भी बहुत अहम हो जाता है। तो आप जो भी कारोबार चला रहे हैं, अगर कंपनी की इमेज बहुत अहम है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूरज उस समय किस राशि में है जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं या जब आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, और उस समय सूरज कैसे गोचर कर रहा है ये भी बहुत अहम है। फिर चांद कंपनी के फाइनेंस के बारे में है, पैसा कैसे आ रहा है और कंपनी में बह रहा है, कंपनी में निवेशक कौन है, कंपनी के हितधारक स्टेक होल्डर्स कौन है, फाइनेंस कंपनी को कैसे देखते हैं, वो कितना पैसा कमाएंगे या कितना पैसा नहीं कमाएंगे, और प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों की धारणा के बारे में भी। यहाँ हम कंपनी की इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों की धारणा की। लोग किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये खास प्रोडक्ट या ये खास कार या कंपनी की ये खास सर्विस अच्छी नहीं है। बाकी सब सर्विस बहुत अच्छी है, बाकी सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों की धारणा और वो उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं,
क्योंकि चांद पूरी तरह महसूस करने और समझने के बारे में है। तो लोग किसी प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे देखते हैं या महसूस करते हैं, उसे इस्तेमाल करने के बाद कैसा महसूस करते हैं, और क्या वो इससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, क्या वो उससे सहजता के कंफर्ट स्तर पर जुड़ सकते हैं, ये भी अहम होता है। और तो और क्योंकि फाइनेंस बहुत बहुत अहम है, तो चांद का एक खास राशि में होना बहुत बहुत अहम हो जाता है। अगर आप उस कारोबार में पैसा आना देख रहे हैं जो रिहायशी, हाउसिंग, रियल एस्टेट, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, घर के प्रोडक्ट से जुड़ा है, तो अच्छा है अगर चांद कर्क राशि में हो या फिर वृषभ राशि में हो, मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर आप शिक्षा, एजुकेशन देख रहे हैं, या सफर और पर्यटन, ट्रैवल एंड टूरिज्म देख रहे हैं, अगर आप एयरलाइंस देख रहे हैं, अगर आप शिपिंग देख रहे हैं, अगर आप कार किराए, रेंट ए कार देख रहे हैं, अगर आप बस सेवाएं देख रहे हैं, तो चांद का धनु राशि में होना कर्क की बजाय बेहतर प्लेसमेंट होगा। और क्योंकि यहाँ पैसे के बारे में है, तो चांद का दूसरे भाव में होना अच्छा विचार होगा बजाय चांद के, मिसाल के तौर पर 8वें भाव में या 12वें भाव में भी। लेकिन अगर आप अस्पताल की सर्विस देख रहे हैं, अगर आप क्लिनिकल सर्विस देख रहे हैं, तो चांद का, मिसाल के तौर पर, कर्क में और 12वें भाव में होना कर्क में 9वें भाव की बजाय बेहतर प्लेसमेंट होगा। और क्योंकि चांद कुछ ही दिनों में एक राशि से गुजरता है, तो कुछ दिन रुक जाना ठीक है ताकि चांद ज्यादा उपयुक्त, अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट में हो, खासकर फाइनेंस को बेहतर ढंग से संभालने के लिए। फिर बातचीत, कम्युनिकेशन के बारे में, ये इमेज मैनेजमेंट के बारे में भी है। हाँ, बुध, मर्क्यूरी एक अहम भूमिका निभाता है। बातचीत कैसी है? संगठन के भीतर आंतरिक बातचीत, लोगों के बीच, क्या वो ईमेल इस्तेमाल करते हैं? क्या वो अक्सर मिलते हैं? क्या सीईओ अक्सर टाउन हॉल बुलाते हैं? कंपनी के बाहर ब्रांडिंग या मार्केटिंग की छवि कैसी है? कंपनी की सोशल मीडिया मौजूदगी कितनी मजबूत है? क्या वो वीडियो विज्ञापन इस्तेमाल करते हैं? क्या वो रेडियो विज्ञापन इस्तेमाल करते हैं? क्या वो दूसरे लोगों, मशहूर हस्तियों को बुलाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए? वो अपने वीडियो में, अपने विज्ञापनों में, अपने सोशल मीडिया संदेशों में कैसी छवि पेश कर रहे हैं? कंपनी जनता की आलोचना या सुझावों का जवाब कैसे देती है? क्या वो सुझाव बुलाती है? क्या उसके पास सुझाव पेटी, सजेशन बॉक्स है? क्या उसके पास एक मजबूत कस्टमर केयर टीम है? क्या उसके पास कॉल सेंटर है जहां लोग जवाब दे सकते हैं और एक इंसान की आवाज से बात कर सकते हैं, न कि IVR से गुजरना पड़े? तो ये सब बुध के बारे में है, और ये बहुत बहुत नाजुक, क्रिटिकल है क्योंकि बातचीत नाजुक है। आप बातचीत का प्रबंध कैसे करते हैं ये अहम है क्योंकि वो बातचीत भी कंपनी के ब्रांड इमेज में, कंपनी की सामाजिक उपस्थिति में, लोगों के लिए कंपनी की सामाजिक धारणा में जोड़ती है। फिर शुक्र, वीनस का संबंध पैसे के रोज रोज के मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट से है। पैसा आना और जाना। चांद ज्यादा बड़े पैमाने पर फाइनेंस और निवेश के बारे में है। पैसा निवेश स्तर पर कैसे आता है, बड़े थोक, बल्क स्तर पर। शुक्र रोज रोज के मैनेजमेंट के बारे में है, गिनती के, अक्रॉस द काउंटर सेल्स के बारे में। तो हर बार जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कोई लेन देन, ट्रांजैक्शन होता है किसी और कंपनी से, या B2B, B2B, B2C, B2C जो भी हो, वहां शुक्र मायने रखता है। तो पैसे का रोज का आना और जाना, कैश फ्लो, शुक्र के बारे में है। ये इस बात से भी संबंधित है कि आप अपने कर्मचारियों को कैसा भुगतान करते हैं, उस भुगतान का कितना प्रतिशत आप नकद लाभ, कैश बेनिफिट्स के जरिए, खाद्य कार्ड, फूड कार्ड्स के जरिए, कैश वाउचर्स के जरिए कैसे कर्मचारी लाभ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स दे रहे हैं। कंपनी की वित्तीय टीम बॉटम लाइन को, मुनाफों को, रोज रोज के कारोबारी प्रबंधन को, रोज के कैश फ्लो को कैसे संभालती है। आप अपना सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, अपना कुल लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे हिसाब लगाते हैं, आपका लाभ अलाभ, ब्रेक इवन कितनी जल्दी होता है, मुनाफे का कितना प्रतिशत आप बनाना चाहते हैं, आप कितना लाभदायक, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तो ये सब कारोबार के समग्र प्रबंधन में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है।
क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे समझे जाते हैं, अगर आपकी सर्विस बहुत महंगी समझी जाती है, तो लोग शायद ना समझें कि ये आम आदमी के लिए है। आप एक खास नीचे खिलाड़ी बन जाते हो, लेकिन तब आपकी सर्विस और प्रोडक्शन की गुणवत्ता भी उस कीमत के अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कीमत में बहुत नीचे हो, तो लोग सोच सकते हैं कि आपकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है और आप गुणवत्ता बनाए नहीं रख सकते। आप कारोबार नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि तब आपके मुनाफे की मात्रा, प्रॉफिट वॉल्यूम्स, और मुनाफे का अंतर, प्रॉफिट मार्जिन्स, बहुत कम होता है। और फिर आप अपने टैक्सेशन का प्रबंध कैसे करते हो? आप टैक्सेशन का कितना प्रतिशत देते हो? आप कितना CSR, CSR और दूसरी गतिविधियां करते हो ताकि सरकार की नीतियां, 2 कंपनियां, 2 सेफ टैक्सेस, आप कितना रोजगार देते हो? लोगों में कंपनी की छवि और धारणा क्या है? क्या कंपनी नकदी से संपन्न, कैश रिच कंपनी के रूप में देखी जाती है, मिसाल के तौर पर एप्पल की तरह? ये सब शुक्र से संबंधित है। तो शुक्र का एक खास राशि और भाव में होना भी बहुत बहुत अहम है। अगर शुक्र छठे भाव में है, जो उसका अपना नीच का भाव है, तो कंपनी को रोज रोज के आधार पर ये प्रबंध करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा कि पैसा कैसे अंदर और बाहर आता है। रोज रोज के आधार पर ये एक संघर्ष होगा। लेकिन अगर शुक्र दूसरे भाव या चौथे भाव या 10वें भाव में है, 12वें भाव में भी, तो कैश फ्लो ज्यादा स्वस्थ होगा और बेहतर तरीके से प्रबंधित होगा। और उसके ऊपर अगर शुक्र किसी स्वस्थ राशि में भी है, मिसाल के तौर पर शुक्र वृषभ में है, शुक्र कर्क में है, शुक्र तुला में है, शुक्र धनु या मकर में भी, कुंभ या मीन में भी, तो ये उससे बेहतर हो सकता है बजाय शुक्र के वृश्चिक में होने के। फिर कंपनी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, डे टू डे एक्टिविटीज को मंगल मास मजबूती से संभालता है। तो कारखाने का काम कैसा चल रहा है? कारखाने में या साइट पर या प्रोजेक्ट पर हर दिन क्या काम हो रहा है? तो निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है? कंपनी कैसी गतिविधियां करती है? वो गतिविधियां कितनी जोरदार, विगरस है? वो गतिविधियां कितनी सुनियोजित, वेल प्लान्ड है? उन गतिविधियों के लिए प्रोसेस क्या है? क्या कोई मजबूत क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन टीम है? मार्केटिंग टीम कितनी अच्छी और कितनी मजबूत है? प्रोडक्ट्स या सर्विस की आवाजाही और प्रवाह, मूवमेंट एंड फ्लो कैसा है? लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट क्या है? मिसाल के तौर पर अमेज़न जैसी कंपनी के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनी की रीढ़ होती है, क्योंकि कंपनी आपको फ्री रिटर्न, नो कॉस्ट रिटर्न इतने दिनों के अंदर ऑफर करती है। तो किसी को आपके घर प्रोडक्ट छोड़ने भी होते हैं और फिर उन्हें वापस लेने भी होते हैं, और जो गलतियां, एरर्स होती हैं उनकी संख्या बहुत बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो लागत न बढ़े। तो अमेज़न जैसी कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत बहुत अहम है। जहां भी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स की बात होती है, लॉजिस्टिक्स बहुत अहम है। लेकिन एक शेयर मार्केट कंपनी के लिए जो पूरी तरह वर्चुअल पैसे के बारे में है, लॉजिस्टिक्स बहुत बहुत अहम नहीं है। लेकिन IT प्रबंधन, सॉफ्टवेयर प्रबंधन, हार्डवेयर प्रबंधन, कार्यबल, वर्कफोर्स, कार्मिक प्रबंधन ज्यादा अहम हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि मंगल कहाँ मौजूद है, किस भाव में और किस राशि में कंपनी की कुंडली में, ताकि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर उन दक्षताओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। तो एक कंपनी के लिए जिसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बहुत सारा लॉजिस्टिक्स अंदर और बाहर रोज के आधार पर होता है, मंगल का मेष में होना बहुत बहुत बेहतर प्लेसमेंट होगा। और इसी तरह मंगल का धनु में होना भी बहुत बहुत बेहतर प्लेसमेंट होगा। मंगल का मिथुन, छोटी यात्राएं में होना भी एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन एक कंपनी के लिए जो स्टॉक्स या शेयर मार्केट में है, मंगल का सिंह राशि में होना बहुत बेहतर प्लेसमेंट होगा। मंगल का कुंभ में भी बहुत बहुत बेहतर प्लेसमेंट होगा। और एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए मंगल का कर्क राशि में होना, हालांकि वो उसकी नीच की राशि है, लेकिन कर्क घरों के बारे में है, इमारतों के बारे में, वो भी बुरा स्थान नहीं है। लेकिन अगर मंगल किसी हथियार बनाने वाली कंपनी, रक्षा सेवा बनाने वाली कंपनी के लिए कर्क में चला जाए, तो ये एक आपदा हो सकती है। मंगल का 12वें भाव में जाना सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ अस्पताल सेवाओं के लिए अच्छा हो सकता है।
मंगल का दूसरे भाव में जाना खाद्य सेवाओं, होटलों, रेस्तराओं, बेकरियों, फाउंड्रीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मंगल 8वें भाव में सर्जनों के लिए अनुसंधान, रिसर्च कार्य के लिए अच्छा हो सकता है, जबकि मंगल 7वें भाव में किसी ग्राहक संपर्क, कस्टमर इंटरैक्शन, कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है, जहां दिन में बहुत सारे फोन कॉल्स आते जाते हैं और वही आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधि बन जाती है। और फिर गुरु, जुपिटर। गुरु कंपनी के शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट और प्रबंधन स्तर पर दिन प्रतिदिन के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो हाँ, ये कंपनी के मिशन, दृष्टि और मूल्यों, मिशन, विजन एंड वैल्यूज के बारे में बात करता है। कंपनी की संस्कृति क्या है? कंपनी की संस्कृति को कैसे प्रबंधित किया जाता है? वो संदेश क्या है जो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रसारित, पर्कोलेटेड किया जाता है? क्या कर्मचारी कंपनी को ग्राहक अनुकूल, कस्टमर फ्रेंडली कंपनी के रूप में देखते हैं या मुनाफा अनुकूल, प्रॉफिट फ्रेंडली कंपनी के रूप में, या B2B भूमिका में ज्यादा एक हिसाब किताब प्रबंधन, अकाउंट्स मैनेजमेंट कंपनी के रूप में? फिर कैसी मार्केटिंग रणनीतियां, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एक साथ रखी जाती हैं? वो कौन सी टीम है जो एक साथ आती है और वो एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती से काम करती है? मार्केटिंग रणनीतियां बनाने के लिए, सेल्स रणनीतियां बनाने के लिए, कुछ प्रचार अभियानों, प्रमोशनल कैंपेन्स के साथ आने के लिए, जैसे स्वतंत्रता बिक्री, फ्रीडम सेल, जैसे त्योहारी बिक्री, फेस्टिवल सेल, जैसे समाशोधन बिक्री, क्लियरेंस सेल। ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना कैसे करती है? दिन प्रतिदिन के आधार पर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? ये सब गुरु से संबंधित है, क्योंकि गुरु बुद्धिमान निर्णय लेने, वाइज डिसीजन मेकिंग के बारे में है। गुरु रणनीति बनाने, स्ट्रैटेजाइजिंग के बारे में है। गुरु शीर्ष प्रबंधन के एक साथ आने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और बुद्धिमान निर्णय लेने, विचार किए हुए निर्णय, थॉट थ्रू डिसीजंस, भविष्योन्मुखी निर्णय, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस के बारे में है। तो अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म लक्ष्य दोनों ही तस्वीर में आते हैं जहां गुरु का सवाल है। तो गुरु का पहले भाव या कंपनी के आरंभ के लग्न में या 5वें भाव, 9वें भाव में होना बहुत बहुत अहम हो जाता है और अधिकांश कारोबारों के लिए एक अच्छा समग्र प्लेसमेंट है। हालांकि गुरु का 8वें भाव में जाना किसी विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता है। हालांकि गुरु का 8वें भाव में जाना कृषि आधारित प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, खाद्य उन्मुख प्रोडक्ट्स, फूड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए, यहां तक कि दूसरे भाव में गुरु उस मामले के लिए, खाद्य संबंधित प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहां से आता है? जमीन के अंदर से, जमीन से और नीचे से और ऊपर आते हुए, वो है 8वां भाव। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव पोषण, नरिशमेंट का भोजन है। लेकिन अगर आप सामाजिक उपस्थिति, सोशल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े जन स्तर पर सेवाएं पेश कर रहे हैं, तो गुरु का 11वें भाव में होना बेहतर प्लेसमेंट है। तो देखना पड़ता है कि गुरु किस राशि में है और ये भी देखना पड़ता है कि गुरु किस भाव में है। गुरु वृषभ में किसी वित्तीय प्रबंधन कंपनी के लिए, किसी निवेश प्रबंधन कंपनी के लिए, किसी ब्रोकरेज कंपनी के लिए बहुत अच्छा करेगा, जबकि गुरु अस्पतालों और क्लिनिकों में बेहतर कर सकता है अगर गुरु वृश्चिक में है। फिर शनि, सैटर्न। शनि HR नियमों के बारे में है। ये कर्मचारी नियमों के बारे में है। कर्मचारी नीतियां, एम्प्लॉय पॉलिसीज क्या है? HR नीतियां क्या है? संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक निश्चित टीम में कितने लोग रिपोर्ट करेंगे? क्या कंपनी का एक प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और एक CEO दोनों होंगे, या प्रबंध निदेशक और CEO दोनों एक ही व्यक्ति होंगे? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग होंगे? क्या कंपनी का कोई निदेशक मंडल होगा या नहीं? कंपनी की रिपोर्टिंग पद्धति, रिपोर्टिंग पैटर्न क्या होगी? कंपनी की शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? कंपनी का औसत कार्यबल,
एवरेज वर्कफोर्स क्या होगा? कंपनी की रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी देखी जाती है? कंपनी की संस्कृति के बारे में बाहर धारणा क्या है? क्या ये कर्मचारी अनुकूल, एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है या नहीं? कर्मचारी लाभ नीतियों, एम्प्लॉय बेनिफिट पॉलिसीज, कर्मचारी अवकाश नीतियों, एम्प्लॉय लीव पॉलिसीज के आधार पर कंपनी माताओं, मदर्स के लिए कितनी लचीली, फ्लेक्सिबल है? कंपनी शैक्षिकी नीतियों के लिए कितनी लचीली है अगर कोई उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है और आगे? क्या कंपनी कर्मचारी जुड़ाव गतिविधियों, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज में लगती है? क्या वो त्योहार मनाती है? क्या वो कंपनियों के अंदर बहुत सारे लाभ देती है? मिसाल के तौर पर माताओं के लिए क्रैश, शायद उन लोगों के लिए पालतू सेवाएं, पेट सर्विसेज, जिनके पास पालतू जानवर है। मिसाल के तौर पर गूगल अपने कैंपस में बहुत सारी सेवाएं पेश करने के लिए जाना जाता है। फिर कंपनी का पदानुक्रम, हायरार्की क्या है? कंपनी कितने स्तरों, लेवल्स पर काम करती है? या ये एक चपटी, फ्लैट कंपनी है, ज्यादा एक सपाट पदानुक्रम, फ्लैट हायरार्की की तरह? ये सब शनि से संबंधित है और शनि का प्लेसमेंट, शनि के योग, कंजंक्शंस सब बहुत अहम हो जाते हैं। तो अगर आप सबसे स्थिर परिणाम, स्टेबल रिजल्ट्स देख रहे हैं, धीरे धीरे परिणाम, स्लो रिजल्ट्स, एक अवधि, पीरियड ऑफ टाइम में, तो शनि का मकर में होना एक अच्छा प्लेसमेंट है। शनि का कुंभ में होना भी एक अच्छा प्लेसमेंट है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों के लिए। अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस हों जिनकी आप उम्मीद करते हैं, तो शनि का वृश्चिक राशि में होना उससे बहुत बेहतर है, बजाय शनि के मीन में जाने या शनि के सिंह में जाने के। अगर आप कोई ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस फर्म चला रहे हैं और ये कॉल सेंटर या बिजनेस प्रोसेसिंग या कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए बहुत अहम है, तो शनि का तुला में होना बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। और आगे भी किसी कंपनी के लिए जो अपनी सेवाएं बूढ़े लोगों को, ज्यादा वरिष्ठ, सीनियर लोगों को पेश कर रही है, तो शनि का लग्न, असेंडेंट में होना बेहतर प्लेसमेंट है बजाय शनि के 5वें भाव में जाने के। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के लिए जो शैक्षिकी योग्यताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पेश कर रही है, या यह एक शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और अपने आप को संकाय, फैकल्टी के साथ एक दीर्घकालिक संबंध, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने वाला बहुत वरिष्ठ संकाय, वेरी सीनियर फैकल्टी, बहुत योग्य संकाय, वेरी क्वालिफाइड फैकल्टी के रूप में पेश करना चाहता है, तो शनि का धनु में या 9वें भाव में होना एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। तो ग्रहों के इन सब स्थानों, प्लेसमेंट्स का कुछ निश्चित राशियों और कुछ निश्चित भावों में कंपनी के लिए उस इलाके से संबंधित कुछ निश्चित परिणाम, रिजल्ट्स सामने आएंगे। तो इस आधार पर कि आप कारोबार के किस विशिष्ट इलाके, स्पेसिफिक एरिया ऑफ बिजनेस में हैं, कि आप प्रोडक्ट्स में हैं या सर्विस में, कि आप विनिर्माण में हैं, कि आप एफएमसीजी में हैं, कि आप खेल सुविधाओं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में हैं, उस आधार पर फिर आपको देखना होगा कि ग्रह कहाँ बेहतर रखे जा सकते हैं। अब आप ग्रहों को कुछ खास राशियों में जाने के लिए चुन नहीं सकते क्योंकि ग्रह हमेशा गोचर, ट्रांजिट में रहते हैं। हालांकि आप ग्रह के सबसे अच्छे प्लेसमेंट को देख सकते हैं। खास तौर पर अगर आपने पहले से कंपनी बना रखी है, तो नई सेवाओं के साथ आने के लिए, कंपनी में बदलाव करने के लिए, मार्केटिंग संदेश, मार्केटिंग मैसेजेस भेजने के लिए, तो आप एक ज्यादा उपयुक्त, अप्रोप्रिएट तरीका चुन सकते हैं। और यहीं पर मुहूर्त तस्वीर में आता है। कंपनी की छवि, इमेज भी तस्वीर में आती है। लेकिन अगर आप एक नई कंपनी लेकर आ रहे हैं, तो एक उपयुक्त लग्न, उपयुक्त समय, टाइमिंग और उपयुक्त मुहूर्त चुनना ताकि आप ग्रहों को ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट में रख पाएं। भले ही आदर्श, आइडियल प्लेसमेंट न हो, ज्यादा समझदारी, सेंस रखता है, क्योंकि तब ये आपकी कंपनी को लंबी अवधि तक टिकने में मदद करता है और कारोबार को बेहतर प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। निवेशकों को बेहतर आकर्षित, अट्रैक्ट करने में, निचली रेखा, बॉटम लाइन को बेहतर प्रबंधित करने में, अपने कर्मचारियों को खुश रखने में और ज्यादा पैसा बनाने में सक्षम बनाता है।
और उसके माध्यम से शायद एक बड़े सामाजिक उद्देश्य सोशल कॉज की भी सेवा कर सकें जो आपने कंपनी के मिशन, दृष्टि और मूल्यों मिशन, विजन एंड वैल्यूज के रूप में सोचा हो। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर आप कारोबार कर रहे हैं या अगर आप कारोबार से जुड़े हुए हैं या किसी तरह कारोबार से जुड़ रहे हैं, या अगर आप कारोबारों के बारे में और अध्ययन स्टडी करना चाहते हैं और कि वो कब स्थापित एस्टैब्लिश्ड हुए और कि वो कैसे चलाए जा रहे हैं जब कंपनियों के अच्छे या बुरे समय आए, जहां कंपनियां गिरी और कि क्यों गिरी, तो आप देख सकते हैं कि ग्रहों के प्लेसमेंट्स ने कैसी भूमिका निभाई, कि कंपनियों के चार्ट्स में योग या दोष कैसे सामने आए, कि निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ और कैसे कुछ कंपनियां इससे बाहर निकलने में सक्षम रहीं और कुछ कंपनियां समाप्त पेरिश्ड हो गईं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन ले रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय, सम अदर टाइम, किसी और वीडियो के साथ आपका ये दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहता है। नमस्कार।